Hello everybody, welcome to History by SRB. So now dear students, in this class we are going to solve the question answer of chapter number 10, the rise of small kingdoms in North India. So let's see the questions. Now dear students, you can see here tick the correct option. So what is the first question here कि who was author of कवि राजमार्ग? तो यहाँ पर पूछा गया है कि कवि राजमार्ग के लेखक कौन है, तो यहाँ पर कौन थे, तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अमोघ वर्षा. नंबर 2 में है विक्रमशील विहार अ सेंटर फॉर बुद्धिस्ट एजुकेशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, यानी ये जो विक्रमशील विहार जो बौद्ध सेंटर बुद्धिस्ट एजुकेशन का सेंटर था, ये किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था, तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज धर्मपाल. नेक्स्ट में है नंबर 3, द सन टेम्पल नोन फॉर इट्स फाइन आर्किटेक्चर इज सिचुएटेड एट, यानी सन टेम्पल जो अपने आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है, ये सन टेम्पल कहाँ पर है, तो ये है डियर स्टूडेंट्स, ये है कोणार्क में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, कोणार्क. नेक्स्ट में है नंबर 4, हु अमंग द फॉलोइंग किंग्स वाज इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी इनमें से कौन सा राजा है जिसका चुनाव जनता ने किया था, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गोपाल. नंबर 5 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स वाज नॉट कंस्ट्रक्टेड बाय द प्रतिहाराज, इनमें से कौन सा ऐसा टेम्पल है जिसको प्रतिहाराज ने एस्टैब्लिश नहीं किया था, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, महाबलीपुरम. दिस वन कंप्लीटेड. अब बी की बात करें तो नंबर बी, तो बी में आप देख सकते हो, यू कैन सी हियर फिल इन द ब्लैंक्स. तो फर्स्ट में देखो डियर स्टूडेंट्स क्या है कि रीजनल लैंग्वेजेस डेवलप्ड वेरी फास्ट अंडर द रूल ऑफ डैश अ प्रतिहारा किंग, यानी रीजनल लैंग्वेज का जो विकास हुआ, डेवलप हुआ, वो किसके अंडर में हुआ, रीजनल लैंग्वेज डेवलप वेरी फास्ट अंडर द रूल ऑफ, किसके शासनकाल के अंदर रीजनल लैंग्वेज का विकास काफी तेज गति से हुआ, तो यहाँ पर आंसर होगा मिहिर भोज, तो मिहिर भोज के समय हुआ था. नेक्स्ट में नंबर 2 है डैश वाज द रियल फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटा एम्पायर, यानी कि राष्ट्रकूटा साम्राज्य की का जो मेन फाउंडर था, वास्तविक जो संस्थापक था, रियल जो फाउंडर था, वो कौन था, तो राष्ट्रकूटा का था दंती दुर्गा. सो यू हैव टू राइट डाउन हियर दंती दुर्ग. नाउ नंबर 3, तो नंबर 3 में डियर स्टूडेंट कि द गिफ्ट ऑफ लैंड टू ब्राह्मण्स वाज नोन एज, यानी कि ब्राह्मणों को जो जमीन दान में दिया जाता था उसे क्या कहा जाता था, तो उसे कहा जाता था ब्रह्मदेव और अग्रहारा, तो यहाँ पर लिखना है ब्रह्मदेव और यहाँ पर लिखना है अग्रहारा. नेक्स्ट में है नंबर 4, दी भक्ति सेंट्स अपोज डैश एंड डैश, यानी जो भक्ति संत थे उन्होंने किस चीज का अपोज किया, तो यहाँ पर अंधविश्वास का उन्होंने विरोध किया, ठीक है, और नैरो माइंडेडनेस था, जो आपका संकीर्ण जो विचारधारा था उसका विरोध किया था, तो यहाँ पर क्या होगा सुपरस्टिशंस, यू हैव टू राइट डाउन हियर, एंड नैरो माइंडेडनेस, तो मानसिक संकीर्णता जो थी उसका विरोध किया था. नाउ नंबर 5 में डियर स्टूडेंट्स, नंबर 5 में होगा कि द एग्जांपल्स ऑफ द पेंटिंग्स ऑफ नॉर्थ इंडिया कैन बी फाउंड इन द फॉर्म ऑफ, यानी कि नॉर्थ इंडिया का जो पेंटिंग है इसके उदाहरण किस रूप में पाए जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा म्यूरल्स, यानी कि दीवार में जो चित्र बनाए जाते थे जिसे भित्ति चित्र कहा जाता है, ये, तो यू हैव टू राइट डाउन हियर म्यूरल्स. नेक्स्ट में है क्वेश्चन नंबर सी, दैट इज ट्रू और फॉल्स. सो डियर स्टूडेंट राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो यहाँ पर क्या है कि द किंगडम्स ऑफ प्रतिहारास एंड पालास रोज इन नॉर्थ इंडिया, यानी कि प्रतिहारास और पालास जो उसका जो साम्राज्य था, किंगडम्स था, ये कहाँ पर इसका उदय हुआ, नॉर्थ इंडिया में हुआ. क्या है ये ट्रू है, तो यू हैव टू राइट डाउन हियर डियर स्टूडेंट ट्रू. नेक्स्ट में नंबर 2 है गोविंदा थर्ड वाज राष्ट्रकूटा रूलर, गोविंदा थर्ड जो था ये राष्ट्रकूटा रूलर था, राष्ट्रकूटा वंश का शासक था, तो ये भी क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ये भी होगा आपका ट्रू. सो यू हैव टू राइट डाउन हियर ट्रू. नेक्स्ट में नंबर 3 है द ट्री पार्टी स्ट्रगल इन्वॉल्व द राष्ट्रकूटा द प्रतिहारास एंड पालास, ये ट्री पार्टी जो संघर्ष हुआ था, स्ट्रगल हुआ था, लड़ाई हुई थी, ये किसके बीच हुई थी, राष्ट्रकूटास के बीच में, प्रतिहारास और पाला के बीच में, तो ये सही है, यस दिस इज ट्रू. सो यू हैव टू राइट डाउन हियर ट्रू. नंबर 4 है द 4 मेन क्लान्स ऑफ राजपूत आर नोन एज अग्निकुलास, जो राजपूत के जो 4 भाग थे राजपूत के वंश के, ये नोन एज, इसे कहा जाता था डियर स्टूडेंट अग्निकुलास, तो ये भी क्या है ट्रू है, यू हैव टू राइट डाउन हियर ट्रू. और लास्ट में मोहम्मद गौरी केम फ्रॉम ईरान, मोहम्मद गौरी जो है वो ईरान से आया था, ये आपका रॉन्ग होगा, ये गलत है, सो यू हैव टू राइट डाउन हियर फॉल्स.
So this one, dear student, completed. And now we have to complete question number D, question number E. After that we have to complete the value based question, and then we have to complete the map skill. So let's we start from question number D, that is answer the following questions in brief. So let's we see the PDF form. Now you can see here. अब डियर स्टूडेंट, यदि आप जीके में इंटरेस्ट रखते हो तो आप यहाँ पर हमारे फेसबुक पेज SRB एजुकेशन को फॉलो कर सकते हो. ओके, नाउ लेट्स वी प्रोसीड टू क्वेश्चन आंसर. तो यहाँ डियर स्टूडेंट देखो, फर्स्ट में दिया गया है D1 में कि नेम दी 4 मेन क्लान्स ऑफ द राजपूत, यानी कि राजपूतों के 4 जो ग्रुप होते हैं, उनका जो वंश है, कुल है, ये कौन कौन सा कुल था. तो यहाँ पर आंसर होगा डियर स्टूडेंट परमार्स, नेक्स्ट प्रतिहाराज, चौहान्स एंड चालुक्याज. नेक्स्ट में नंबर D2 में है मेंशन द टाइटल्स टेकन बाय राष्ट्रकूटा रूलर्स. राष्ट्रकूटा रूलर्स जो शासक थे, कौन कौन से टाइटल वो धारण करते थे. यहाँ पर होगा चक्रवर्ती, महाराजाधिराज और परम भट्टारक. नेक्स्ट में है नंबर D3 में है कि हु वाज चंद्रबरदाई. चंद्रबरदाई कौन था. तो चंद्रबरदाई कौन था कि चंद्रबरदाई वाज अ फेमस पोएट इन द कोर्ट ऑफ पृथ्वीराज चौहान. पृथ्वीराज चौहान के दरबार में एक बहुत ही फेमस पोएट थे, कवि थे. नंबर D4 में है लिस्ट द टेम्पल्स बिल्ट बाय प्रतिहारा रूलर्स. प्रतिहारा रूलर्स जो थे, वो लोग शासक थे, उन लोगों ने कौन कौन सा टेम्पल बनवाया था. तो यहाँ पर आंसर होगा डियर स्टूडेंट कि टेम्पल ऑफ खजुराहो, कांचीपुरम, तंजावुर एंड कोणार्क सन टेम्पल्स. नंबर D5 है डियर स्टूडेंट्स. नंबर D5 में है कि गिव रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडल सिस्टम इन नॉर्थ इंडिया, यानी कि नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में फ्यूडल सिस्टम के समाप्त होने में, डिक्लाइन होने में क्या कारण था, डिक्लाइन होने के क्या कारण थे. नाउ answer you can write in this way dear student, the feudal system led to the decline of many empires as, क्योंकि यहाँ से भी आप आंसर लिख सकते हो डायरेक्टली, as या फिर because the feudal lords gave only a small part of the land revenue to the king. feudal lords क्या करते थे dear students कि ये जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, यानी जमीन से जो लोग टैक्स कलेक्ट करते थे, इसका एक थोड़ा सा ही पार्ट जो है ये किंग को देते थे, राजा को देते थे, और बड़ा पार्ट, जो बड़ा अमाउंट होता था, वो फ्यूडल लॉर्ड खुद अपने पास रख लेते थे. तो दिस वीकेंड द पावर्स ऑफ द किंग, और इसके कारण क्या हुआ, राजा का जो पावर था वो धीरे धीरे क्या हो गया, कमजोर हो गया, कम हो गया. नाउ नंबर E, तो E1 क्वेश्चन है डियर, फर्स्ट क्वेश्चन है E1 का कि व्हाई इज द पीरियड आफ्टर हर्षवर्धना's डेथ कॉल्ड अ पीरियड ऑफ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, यानी कि हर्षवर्धना के मृत्यु के बाद का जो समय था, ये कहा जाता है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का पीरियड कहा जाता है, यानी कि ये राजनीतिक अस्थिरता का समय कहा जाता है. तो ऐसा क्यों कहा जाता है, क्या कारण था इसका. तो इसका कारण ये था कि आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धना द होल एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड इनटू मेनी स्मॉल किंगडम्स. ठीक है, यानी जब हर्षवर्धना की मृत्यु हो गई तो ये इसका जो पूरा साम्राज्य था, पूरा जो किंगडम था, साम्राज्य था, ये क्या हुआ, ये किंगडम इसका क्या हुआ, पूरा डिसइंटीग्रेट हो गया, यानी कि टुकड़ों में बढ़ गया. ये जो पहले यूनिटी थी, सबको जो बांध करके रखा गया था, बांध कर मतलब रस्सी से बांध करके नहीं, मतलब ये एडमिनिस्ट्रेशन इसका अच्छे से चल रहा था, अब ये चलना ठीक, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन था ये अच्छा से चलना बंद हो गया. अब क्या हुआ, छोटे छोटे पार्ट्स में उसका जो पूरा किंगडम था वो बंटना शुरू हो गया. इसके बाद क्या हुआ, एंड देयर वाज नो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, और कोई ढंग का कोई प्रशासन, कोई ढंग का वहां शासन नहीं चल पा रहा था. अब नेक्स्ट में क्या है कि वीक सक्सेसर्स कुड नॉट कीप कंट्रोल ओवर फ्यूडल लॉर्ड्स. तो हर्षवर्धना के बाद जो भी सक्सेसर आया, यानी जो उसके बाद राजा बने, ये फ्यूडल लॉर्ड्स को अपने नियंत्रण में, अपने कंट्रोल में नहीं रख पाए. तो ये कारण था जिसके कारण ये सब कॉजेज था, और किसका कारण था, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का, यानी राजनीतिक अस्थिरता का कारण था ये सब. ठीक है, कब हुआ, आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धना's डेथ. नाउ नेक्स्ट वन डियर स्टूडेंट E2 कि मेंशन एनी 5 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ राष्ट्रकूटा एम्पायर, यानी कि राष्ट्रकूटा जो एम्पायर था, साम्राज्य था, उसकी कोई 5 विशेषताएं लिखें, 5 इंपॉर्टेंट फीचर्स लिखना है डियर स्टूडेंट्स. तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ देखो मैंने एक मिसिंग कर दिया, 5 नहीं लिखा, मैं बता देता हूँ इसका. तो फर्स्ट यहाँ देखो क्या है, फर्स्ट में कि द राष्ट्रकूटा एम्पायर एक्टेड एज अ ब्रिज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया. राष्ट्रकूटा जो एम्पायर था, ये नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच एक ब्रिज का काम करता था, एक पुल का काम करता था, यानी कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को जोड़ने वाली एक कड़ी थी, दोनों मेंटेन होता था. नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच ये जोड़ने वाला एम्पायर था राष्ट्रकूटा.
ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका जो लोकेशन था वो मिडिल इंडिया में था, तो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया दोनों को जोड़ के रखा था, दोनों में कम्युनिकेशन संभव था। नाउ नेक्स्ट वन नंबर 2 है कि दी राष्ट्रकूटास वर ग्रेट वॉरियर्स। राष्ट्रकूटा के जो किंग थे, रूलर थे, ये क्या थे? ग्रेट वॉरियर थे, यानी बहुत महान योद्धा थे। नंबर 3 में है दे फॉलोड जैनिज्म, उन लोगों ने कौन सा धर्म को फॉलो किया? जैन धर्म को फॉलो किया। नंबर 4 में है दे टुक टाइटल्स लाइक चक्रवर्ती, महाराजा धीराज एंड परम भट्टारक, तो उन लोगों ने कौन कौन सा टाइटल धारण किया? चक्रवर्ती, महाराजा धीराज, परम भट्टारक, etc। अब नंबर 5 में एक पॉइंट जो मिसिंग है, यहाँ पर नंबर 5 में आप लिखेंगे कि दे इनकरेज ट्रेड, यानी उन लोगों ने व्यापार को काफी बढ़ावा दिया, ट्रेड को इनक्रेज बहुत ज्यादा किया। दिस वन कंप्लीटेड। नाउ नेक्स्ट में डियर स्टूडेंट E3 में क्या है? व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ पाला डायनेस्टी इन वेरियस फील्ड्स? नाउ आंसर इज दैट दे सेट अप सेंटर फॉर बुद्धिस्ट एजुकेशन विक्रमशिला विहार, यानी पाल डायनेस्टी के लोगों ने बौद्ध शिक्षा केंद्र की स्थापना की थी विक्रमशिला विहार, बुद्धिस्ट एजुकेशन सेंटर फॉर बुद्धिस्ट एजुकेशन। और देवपाला डिफीटेड द हुन्स, देवपाल ने हुन को पराजित किया था, हुन को हराया था। नेक्स्ट में द फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी वाज रिवाइव्ड, यानी कि जो प्रसिद्ध नालंदा यूनिवर्सिटी है जो आज भी है, तो उसका रिवाइव किया गया था, उसका पुनरुद्धार किया गया था। मेनी स्कॉलर्स वर सेंट टू डिस्टेंट कंट्रीज टू स्प्रेड बुद्धिज्म, और बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत सारे स्कॉलर्स को, यानी बहुत सारे विद्वानों को अदर कंट्रीज में भेजा गया था, कंट्रीज के दूर दूर प्लेसेस में भेजा गया था। नाउ नेक्स्ट वन नंबर 4, मेंशन एनी 4 फेमस फीचर्स ऑफ द प्रतिहाराज रूल, यानी कि प्रतिहारा का जो रूल था, उसका जो शासन था, इसके शासन का कोई 4 मेन फीचर्स या फेमस फीचर्स बताना है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो फर्स्ट में दी प्रतिहाराज वर ग्रेट वॉरियर्स, प्रतिहारा कौन थे? एक महान योद्धा थे। नंबर 2 में यू कैन राइट डाउन कि रीजनल लैंग्वेजेस वर डेवलप्ड, जो क्षेत्रीय भाषाएं होती है रीजनल लैंग्वेज, उसका काफी विकास किया गया। नंबर 3 में मिनिएचर पेंटिंग्स स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड, प्रतिहारा के समय में ही मिनिएचर पेंटिंग स्टार्ट हुई। मिनिएचर मीन्स क्या हुआ? छोटे छोटे जो पेंटिंग होते हैं, तो उसकी शुरुआत इस समय किया गया, प्रतिहारा के समय किया गया। नंबर 4 में टेम्पल्स ऑफ खजुराहो, कांचीपुरम, तंजावुर, कोणार्क सन टेम्पल etc वर बिल्ट, तो प्रतिहारा जो रूलर थे, प्रतिहारा रूल, तो इसी के समय में खजुराहो का टेम्पल, कांचीपुरम टेम्पल, तंजावुर, कोणार्क का सन टेम्पल, ये सब बनाए गए थे। डिस्क्राइब द इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन ऑफ नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द मिडाइवल पीरियड, यानी कि मध्यकालीन भारत में, मध्यकाल में, मिडाइवल पीरियड में नॉर्थ इंडिया का इकोनॉमिकल कंडीशन यानी कि आर्थिक स्थिति और सोशल कंडीशन यानी कि समाज की स्थिति क्या थी। नाउ आंसर यू कैन राइट इन दिस वे कि देयर वाज अ ग्रेट इकोनॉमिक डिस्पैरिटी अमंग पीपल, यानी लोगों के बीच में जो पैसों के लेकर मामला, जो आर्थिक जिसके कहा जाता है, आर्थिक जो कंडीशन था वो काफी डिस्पैरिटी था, यानी कि लोगों में एक जैसा इकोनॉमिकल कंडीशन नहीं था, यानी कि एक इक्वल कंडीशन में, इकोनॉमिक मैटर में, पैसों के मामले में समाज में कोई समानता नहीं था, इक्वलिटी नहीं था। द पीपल लिविंग इन विलेजेस वर पुअर, जो लोग गांव में रहते थे वे काफी गरीबी में जीते थे, वे काफी गरीब होते थे। देयर वाज कास्ट सिस्टम इन सोसाइटी, समाज की बात करें तो समाज में जाति प्रथा का जो सिस्टम है, कास्ट सिस्टम, ये भी प्रचलन में था। द कंडीशन ऑफ वुमेन वाज वेरी पुअर, और यदि हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की स्थिति बहुत ही कंडीशन खराब थी। क्यों खराब थी? क्योंकि उसमें सती सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी, ये सब प्रचलन में था, ये सब प्रैक्टिस में था। तो सती सिस्टम आपको मालूम होगा कि जब किसी का किसी पत्नी का या लेडी का हस्बैंड का डेथ हो जाता था तो उसी की चिता में उस पत्नी को भी अपना क्या बोलते हैं उसको सुसाइड करना पड़ता था, सुसाइड या अपने शरीर का त्याग, प्राण का त्याग कर देना पड़ता था। तो ये जो सिस्टम था दैट इज नोन एज सती सिस्टम। चाइल्ड मैरिज यानी बाल विवाह था। पॉलीगैमी मीन्स होता है बहुविवाह, यानी एक पति है तो वह कई शादियां कर सकता था, यानी बहुपत्नी जिसके कहा जाता है कि बहुपत्नी का सिस्टम रिवाज था। तो ये सिस्टम था जिसके कारण महिलाओं की जो स्थिति थी वो काफी खराब थी। ओके, सो E5 completed dear students. Now dear students, let's we see the value based questions. What are the value based question? तो यहाँ पर फर्स्ट में क्या दी गई है कि दी राष्ट्रकूटास फॉलोड जैनिज्म बट ऑल्सो पेट्रोनाइज्ड हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड इस्लाम। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट कहा गया कि राष्ट्रकूटा जो रूलर थे ये जैन धर्म का पालन करते थे, जैन धर्म को फॉलो करते थे, बट
उन्होंने हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और इस्लाम को भी संरक्षण दिया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फर्स्ट में व्हाट क्वालिटीज ऑफ राष्ट्रकूटास आर डिपिक्टेड इन द अबव मेंशन्ड स्टेटमेंट। तो यहाँ बताया गया है कि इसका आधार पर कि कौन सा क्वालिटी, राष्ट्रकूटास का कौन सा क्वालिटीज यहाँ पर दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर कि द राष्ट्रकूटास वर टॉलरेंट टू अदर रिलीजन्स। तो इसका मतलब ये हुआ, यह बताया जा रहा है कि राष्ट्रकूटा जो रूलर थे ये दूसरे धर्मों के प्रति भी टॉलरेंट थे, सहिष्णु थे। नंबर वैल्यू बेस्ड नंबर 2 में हाउ फार इज इट करेक्ट टू कॉल द राष्ट्रकूटा सेकुलर इन लाइट ऑफ द प्रेजेंट डे सेकुलरिज्म इन इंडिया। तो यदि हम आज की भारत की बात करें, आज हमारा भारत क्या है, सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष कंट्री है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में, प्रेजेंट डे के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रकूटा को सेकुलर कहा जा सकता है। तो किस प्रकार से कैसे कहा जा सकता है कि ये सही है, हाउ फार इट इज करेक्ट टू कॉल द राष्ट्रकूटा सेकुलर, यानी कैसे हम या किस प्रकार से राष्ट्रकूटा रूलर्स को या राष्ट्रकूटा डायनेस्टी को एक सेकुलर डायनेस्टी कहा जा सकता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आंसर आप लिख सकते हो ऐसे कि बिकॉज डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स वर अलाउड टू फॉलो एंड प्रैक्टिस देयर ओन रिलीजन। क्योंकि ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि उनके टाइम में जो लोग थे ये डिफरेंट टाइप के पीपल, अलग अलग जो रिलीजन ग्रुप थे, अलग अलग जो धर्म के लोग थे, उन्हें अपने अपने धर्म को फॉलो करने का, प्रैक्टिस करने का, मानने का अधिकार था। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है। नंबर 3 में वैल्यू बेस्ड 3 में क्या है, क्वेश्चन 3 में वी सी इंडियन सेकुलरिज्म एडवोकेट्स रिस्पेक्ट ऑफ ऑल रिलीजन्स, देन व्हाई डू सम पीपल डिसरिस्पेक्ट द रिलीजन्स ऑफ अदर्स। तो हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है, हमारा जो सेकुलरिज्म सिस्टम है, इंडियन सेकुलरिज्म का जो सिस्टम है, ये कहती है कि सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। तो यहाँ कहने के बावजूद भी क्यों हमारे कंट्री में अलग अलग धर्मों के बीच में लड़ाइयाँ होती है या एक दूसरे रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्या कारण हो सकता है? सो आई हैव रिटन इन दिस वे कि मे बी लैक ऑफ अवेयरनेस। तो इसका कारण हो सकता है कि लोगों में जागरूकता की कमी हो सकती है। एंड डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स, या और हो सकता है कि जो अलग अलग रिलीजन के लोग हैं उसमें जो खान पान की जो आदत है वो डिफरेंट है, अलग अलग है, तो इसके कारण भी हो सकता है। तो सम में फील सुपीरियर टू अदर रिलीजियस ग्रुप्स, और कुछ ऐसे भी धर्म के लोग हो सकते हैं या ग्रुप हो सकते हैं जो अपने रिलीजन को दूसरे रिलीजन से सुपीरियर समझते हो, अच्छा मानते हो या बड़ा मानते हो। तो ये सब कुछ कारण है जिसके कारण यहाँ पर हमें क्या है, अलग अलग धर्मों के बीच में लड़ाइयाँ कभी कभी देखने को मिल जाती है या एक दूसरे के रिलीजन को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, ये कारण हो सकता है। नाउ नेक्स्ट में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन नंबर 4 में गिव 2 सजेशंस टू मेक पीपल टॉलरेंट टुवर्ड्स अदर रिलीजन। क्या ऐसा 2 सजेशन दिया जाए जिसके कारण लोग जो है एक दूसरे धर्म के प्रति सहनशीलता की भावना, सहनशील रहे या एक दूसरे के धर्म को रिस्पेक्ट की भावना से देखे। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, मैंने लिखा है कि क्वेश्चन पॉइंट नंबर 1 आप लिख सकते हो ऐसे, यू कैन राइट डाउन इन दिस वे, मेक द पीपल अवेयर टू रिस्पेक्ट डिफरेंट रिलीजन। हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए, लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि एक दूसरे के रिलीजन को, जो अलग अलग तरह के जो धर्म होते हैं उसका हमें सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। नंबर 2 में सेलिब्रेट ऑल रिलीजन फेस्टिवल टुगेदर। सभी धर्मों का जो फेस्टिवल होता है यदि हम एक दूसरे से मिलजुल करके उसको सेलिब्रेट करें तो इससे भी हम एक दूसरे के धर्म के प्रति टॉलरेंट बन सकते हैं। ओके, तो दीज आर द वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू कंप्लीट द मैप स्किल। तो व्हाट इज गिवन इन द मैप स्किल, यहाँ पर मैप स्किल में दिया गया है कि ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया मार्क द एक्सटेंट ऑफ राष्ट्रकूटा, पाला, प्रतिहारास एंड राजपूत किंगडम्स। यहाँ पर एक पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया में क्या करना है, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, पाला डायनेस्टी, प्रतिहार और राजपूत का जो साम्राज्य था ये इंडिया में कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था, ये आपको मैप में दिखाना है डियर स्टूडेंट। ओके, तो चलिए हम लोग मैप देखते हैं। लेट्स सी द मैप। और हिस्ट्री बाय एसआरबी को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो अच्छा लगा, ये क्लास अच्छा लगा तो आप लाइक भी करेंगे। और यदि आप फेसबुक पेज को फॉलो करना चाहते हैं जिसमें कि स्पेशली मैं जीके एडिशन स्टार्ट किया है, जीके आप यदि आप इनहेंस करना चाहते हो तो अपने जीके को इनहेंस कर सकते हो, इसके लिए आप फॉलो करेंगे फेसबुक पेज एसआरबी एजुकेशन को। नाउ नेक्स्ट वन डियर स्टूडेंट, लेट्स सी द मैप स्किल। नाउ डियर स्टूडेंट्स, कैन यू सी द मैप, ये इंडिया का मैप है। अब यहाँ देखो, ये पाला डायनेस्टी, ये जो एरिया है ये पाला डायनेस्टी का एक्सटेंट हो गया।
नेक्स्ट में राष्ट्रकूटा, तो ये जो एरिया है यहाँ, ये ओहो इधर चला गया, तो ये राष्ट्रकूटा का एक्सटेंट है, और ये आपका प्रतिहारा का, और ये चौहान जो आपको देख सकते हो यहाँ पर, ये राजपूत का एक्सटेंट, राजपूत एरिया का एक्सटेंट है। ओके डियर स्टूडेंट, तो इस तरह से आप सेम टू सेम ये जो मैप है आप अपने कॉपी में बना सकते हो, तो इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा आपका। सो डियर स्टूडेंट्स, मैप स्किल आल्सो कंप्लीटेड एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कंप्लीटेड, ऑल द क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड। तो डियर स्टूडेंट्स, हाउ डिड यू लाइक दिस वीडियो? ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और किसी तरह का आपका अपना पर्सनल ओपिनियन होगा और कुछ कमी होगी तो आप अपना कमेंट बॉक्स में बताएंगे, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। एंड नाउ डियर स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू एंड द क्लास। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम। ऑल ऑफ यू हैव अ नाइस डे।